दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। चीख से सलीना चौंक गई और सीधी बैठ गई, भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेया ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसके फैले हुए आंखों और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, जिसमें छिपा हुआ खतरे का डर साफ झलक रहा था। सलीना ने उस लड़की के हाव भाव को गौर से देखा, घबराहट, डर, बेचैनी और थोड़ी सी श्रद्धा। लेकिन जानलेवा कुछ नहीं था। उसने खुद को शांत किया और पीछे टिकते हुए बोली, गाड़ी रोको, बाहर खड़े होकर उठा लो। सलीना ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी का फोन है, जिसे वह सामने बैठकर उठाना नहीं चाहती। नो नो नो। लेया ने फिर से सिर हिलाया, बालों को पकड़ते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, ये कॉल तो। सलीना को जिज्ञासा हुई, क्या? लेया ने गाड़ी रोकी, फोन को दोनों हाथों में पकड़ा जैसे कोई अनमोल चीज हो। फिर उसने सीट पर बैठते ही फोन सलीना की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, हाथ तक कांप रहे थे। कांपती आवाज में बोली, मैडम, आप उठाइए। सलीना हैरान हुई, मुझसे बात करना चाहता है। वह सोचने लगी कि आखिर कौन सा शख्स एक टॉप किलर लेया को ऐसी हालत में ला सकता है। लेया सिर हिलाने वाली थी, लेकिन तर्क ने उसे रोक लिया। नहीं, मुझसे बात करना चाहता है। उसकी आंखें भर आईं, चेहरे से डर और श्रद्धा टपक रही थी। लेकिन मैडम, मुझे डर लग रहा है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही। सलीना की आंखें तेज हो गईं। ये सच्चा डर सिर्फ तभी आता है जब सामने वाला इंसान किसी की मानसिकता पर गहरा असर डाल चुका हो। लेया की पहचान को ध्यान में रखते हुए सलीना के दिमाग में तुरंत कुछ खूनी और बेरहम तस्वीरें उभर आईं। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर लेया से फोन लिया और कॉल रिसीव कर ठंडी, चेतावनी भरी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन लेया अब मेरी है। उसके बारे में फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है। रिडल परिवार की पुरानी अच्छी आदत थी अपने लोगों की रक्षा करना, और सलीना भी बचपन से ही सुरक्षात्मक रही थी। लेया इतने समय से उसके साथ थी। कोई अगर लेया पर हाथ डालता तो स्वाभाविक था कि सलीना सामने आती। लेया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। सलीना की बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरत जम गई। फोन के उस पार भी कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक ठंडी, गहरी और ताकतवर आवाज गूंजी, तुम कौन हो? सलीना ने आवाज सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनकी आवाज से ही डर और खतरे का एहसास हो जाता है। और इस आवाज में उसे अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई। ये वही बेमिसाल रुतबा और घमंड था जो सिर्फ हुकूमत करने वालों में होता है। वो एक तानाशाह था, उसकी बात पत्थर की लकीर होती और उसे नाराज करना नामुमकिन। कोई आश्चर्य नहीं कि लेया इतनी डरी हुई थी। वह सच में कोई बड़ा किरदार था। ये सोचकर सलीना ने होठों पर बर्फ सा मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, सलीना रिडल। फोन दूसरी तरफ से तुरंत कट गया। सलीना थोड़ी हैरान हुई, इतनी आसानी से कॉल कट गया। क्या मुसीबत इतनी जल्दी टल सकती है? लेकिन चूंकि सामने वाला कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो उसने भी छोड़ दिया। सलीना ने फोन वापस लेया को दिया, लेकिन ऊपर नजर उठाई तो लेया उसे ऐसे देख रही थी जैसे पत्थर की मूर्ति हो। सलीना ने भौहें चढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, क्या हुआ? लेया झटके से होश में आई, फोन उठाया और ट्रांस जैसी हालत में गाड़ी चलाकर ओलिम्पस ग्रुप पहुंच गई। सलीना ने उसकी हालत देखकर समझा कि वो बहुत डर गई है। उसने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार अगर उसका फोन आए तो मुझे बता देना। लेया का चेहरा सुन्ना था। सलीना को समझ नहीं आया कि उसने उसकी बात सुनी भी या नहीं। जैसे ही सलीना लिफ्ट में दाखिल हुई, लेया अचानक होश में आई और डर से चीख पड़ी, मिस्टर जॉर्डन, हेल्प। सलीना लिफ्ट से ऊपर जाकर दरवाज़ा खोला और लूक की आंखों से नजरें मिलीं। लूक उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसमें इज्जत और हैरत दोनों शामिल हों। सलीना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मिस्टर जॉर्डन, क्या हुआ?
लूक का चेहरा ऐंठा, उसने माथा दबाया जैसे किसी भावना को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। मिसेस एंडरसन, जब आप रात को घर जाएंगी तो बेहतर होगा कि अपने हस्बैंड को एक कॉल कर लें। देख लीजिए वो अभी जिंदा है या नहीं, क्योंकि इतने सालों में भी ऑस्वाल्डो ने कभी अपने पिता की बात नहीं काटी थी। आज उसने बड़ी मुश्किल से फोन किया और उसे अपनी बहू ने नाराज कर दिया। उस शख्स की आदत के मुताबिक उसे शायद सलीना जैसी औरत से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ऑस्वाल्डो का हाल वैसा नहीं रहेगा। लूक ने इस घटना के बारे में सोचकर चेहरा बना लिया और सलीना को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई अजीब जीव हो। आम इंसान तो उस बड़े शख्स की आवाज़ सुनकर ही कांप जाते, लेकिन ये पहली औरत थी जिसने इतनी हिम्मत दिखाई थी। सलीना को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कोई खतरा महसूस नहीं किया, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वह सचमुच रात को ऑस्वाल्डो को कॉल करने वाली थी। सलीना की बेपरवाह शक्ल देखकर लूक के पास सिर्फ उसकी हिम्मत की दाद देने के अलावा कोई और भाव नहीं था। फिर उसने गंभीर होकर कहा, बताए, क्या बात है? सलीना ने माथा दबाया, मुझे चैरिटी फाउंडेशन के बारे में पूछना है। लूक ने उसकी डेस्क से एक फाइल निकाली और बढ़ा दी, लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। ब्रेकिंग ग्राउंड ऑन एयर होते ही हम इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर देंगे। सलीना ने फाइल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। पहले नव्या क्रीफिया की सबसे बड़ी दानकर्ता थी। सलीना भी बचपन में मां के साथ अनाथालय जाया करती थी, इसी वजह से उसके दिल में ये ख्वाहिश बैठ गई थी। वो क्रीफिया छोड़ते वक्त रिडल कंपनी ऑस्वाल्डो को सौंप देगी, लेकिन फिल्मों से आने वाला पैसा और उसके पास मौजूद फंड से वह एक चैरिटी फाउंडेशन बनाएगी ताकि उन बच्चों की मदद हो सके जिन्होंने छोटी सलीना जैसा दर्द झेला है। सलीना ध्यान से पढ़ रही थी कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर हस्बैंड लिखा चमक रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, ऑस्वाल्डो की आवाज़ आई। उसकी सामान्य गहरी आवाज़ में इस बार कुछ और भी था। अभी किसी ने तुम्हें परेशान किया? सलीना हल्का सा चौंकी। नहीं, असल में तो हमेशा वही दूसरों को परेशान करती है। उसकी आवाज़ में ज़रा भी गुस्सा या नाराज़गी न सुनकर ऑस्वाल्डो शांत हो गया। मैं कल सुबह क्रीफिया आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। सलीना मुस्कुराई। ठीक है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और सिर उठाया तो फिर से लूक की उलझन भरी नज़रों से सामना हुआ। मिस्टर जॉर्डन, कुछ नहीं। लूक ने अपने जज्बात संभाले। मन ही मन सोचा, ऑस्वाल्डो और उसके पिता दोनों ही अपनी बीवी की रक्षा करने में उतने ही जिद्दी और पागलपन की हद तक अड़ियल हैं। सलीना ने फाउंडेशन से जुड़ी सारी बातें पढ़ी, ध्यान में रखा और प्लानिंग बुक लूक को थमा दी। बाकी सब आपको सौंपती हूँ, मिस्टर जॉर्डन। लूक ने फाइल संभाल ली। मिसेस एंडरसन, आप अभी अभी लौटी हैं, थोड़ा आराम कीजिए। नोआ आपका इंतज़ार लंबे समय से कर रहा होगा। हर बार जब वह सलीना को देखता, उसे अजीब सी डिस्कनेक्ट महसूस होती। जिस सलीना की उसने जांच पड़ताल की थी, वह इस सलीना से बिल्कुल अलग लगती। लेकिन दोनों असल में एक ही थीं। शायद हर कोई जो सलीना को जानता है, यही सवाल करता होगा, मगर इसका जवाब किसी को नहीं मिलना था। सलीना ने हल्की मुस्कान दी और बाहर निकल गई। मनोरंजन विभाग के लोग शूटिंग पर थे, इसलिए उसने और किसी पर ध्यान नहीं दिया और लेआ को लेकर किले वापस चली गई। उसे पता था कि सलीना आज लौट रही है, इसलिए बटलर ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। शाम तक जब सलीना पहुंची तो मेज फिर से दावत से भरी थी। सलीना मुस्कुराई। नोआ, मैं इतना सब नहीं खा सकती, ये तो बर्बादी है। बटलर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, मैडम, आपका वजन काफी कम हो गया है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एक लड़की को सिर्फ इसीलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह जवान है। डॉक्टर ने कहा था कि आप हाल ही में बीमार थीं, इसलिए और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, बर्बादी हम झेल सकते हैं। चाहे आप बस एक कौर ही खाएं, वह भी ठीक है। सलीना उसकी बात सुनकर चौंक गई।
उसी समय क्राइस्ट को खबर मिली कि सेलिना क्रीफिया लौट आई है। उसकी आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। टोनियन टाउन की घटना के बाद भले ही वह राजधानी लौट आया था, उसका एक हिस्सा हमेशा क्रीफिया से जुड़ा रहा। सेलिना, इज़ाबेल या वह छोटी लड़की जिसका नाम वह अब तक नहीं जान पाया था, उसके लिए इस जगह को भूलना असंभव बना रही थी। इसलिए जैसे ही सेलिना की वापसी की खबर मिली, क्राइस्ट ने ठंडी हंसी के साथ विमान क्रीफिया ले जाने का आदेश दिया। इज़ाबेल को जेल में 20 दिन हो चुके थे। क्राइस्ट को लगा कि अब उसने सबक सीख लिया होगा, उसे बाहर निकालना होगा। जहां तक उस लड़की की बात है, जिसे वह इतने समय से खोज रहा था, वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसने सोचा था कि समय बीतने पर शायद वह भूल जाएगा, मगर इंसान का दिल उतना आज्ञाकारी नहीं होता। जितना भूलने की कोशिश की, उतना ही याद गहराती गई। क्राइस्ट ने ठान लिया था, चाहे क्रीफिया को उलट पुलट करना पड़े, वो उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालेगा। और सेलिना, कैसे वो उसे चैन से जीने देता, जबकि उसने उसके इतने लोगों को मार डाला और उसे मजाक बना दिया। क्राइस्ट एक बार फिर क्रीफिया की ओर उड़ चला। उसी समय रिडल ग्रुप की घटना की खबर पूरे क्रीफिया में फैल चुकी थी। डोमिनिक ने वीडियो में सेलिना को देखा तो पहले पल में पहचान ही नहीं पाया। उसे याद था कि सेलिना ने कभी इतनी चमकीली लाल ड्रेस नहीं पहनी थी। वह नाजुक और बेहद खूबसूरत दिख रही थी, और उसकी आवाज में जन्मजात शालीनता और रुतबा था। डोमिनिक इतना दंग रह गया कि उसने सेलिना की बातें तक नहीं सुनी, बस उसे घूरता रह गया। पास ही मिसेस वॉल्सन आधे घंटे से उसे समझा रही थी, लेकिन डोमिनिक सेलिना को घूरता रहा। आखिरकार मिसेस वॉल्सन ने सख्त आवाज में कहा, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? डोमिनिक होश में आया, लेकिन स्क्रीन पर सेलिना को देखते हुए फिर बोला, मॉम, क्या ये सच में सेलिना है? ये सेलिना उसके दिमाग में बसी सेलिना से बिल्कुल अलग थी, जैसे दो अलग अलग औरतें हों। मिसेस वॉल्सन ने उसके उदास चेहरे को देखकर ठंडी सांस ली। अगर ये सेलिना नहीं है, तो और कौन है? डोमिनिक के होंठ हिले, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। अगर ये लड़की सेलिना नहीं, तो असली सेलिना कहाँ गई? अब पछताने से क्या फायदा? मिसेस वॉल्सन ने गुस्से से कहा, जब तुमने शादी तोड़ी थी, तब ये चेहरा नहीं था तुम्हारा। डोमिनिक के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो। उसका चेहरा सख्त हो गया। मिसेस वॉल्सन बोली, मैंने पहले ही कहा था, औरत को कभी हल्के में मत लेना, खासकर ऐसी औरत को जिसका बैकग्राउंड सेलिना जैसा हो। सेलिना तो रिडल परिवार की असली मिस है, और लिया बस एक जंगली लड़की। फिर भी तुम उस जंगली के पीछे भागे और असली फीनिक्स को छोड़ दिया। दोष किसे दोगे? डोमिनिक का दिल चीर गया। जितनी सेलिना बेहतर होती गई, उतनी ही वो उससे दूर होती गई, और उसका पछतावा और गहरा होता गया। मगर वह स्वार्थी था, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ठंडी आवाज में बोला, खूबसूरत होने से क्या होता है? वो फिर भी साफ सुथरी नहीं है। उसके मुताबिक भले ही उस आदमी ने सेलिना को चुना हो, मगर उसने लिया से शादी की थी, एक साफ लड़की। और सेलिना, उसका अतीत उसे दागदार बनाता था। मॉली ने डोमिनिक की बात सुनकर हैरत से देखा, लेकिन उसके जलन भरे झूठ को खारिज करना भी बेकार था। आखिरकार सच यही था, सेलिना का पुराना कलंक मिटाया नहीं जा सकता। चाहे उसमें लिया और डोमिनिक दोनों का हाथ हो, पर वे कभी अपनी गलती मानने वाले नहीं थे। मॉली ने ठंडी आवाज में कहा, एक सही समय देखकर हमें रिडल परिवार को बताना होगा कि सेलिना के पास 20% डार्क शेयर्स हैं, ताकि उसकी शादी से पहले ही परिवार तैयारी कर ले। पर सेलिना पहले से शादीशुदा थी। डोमिनिक मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई इस बात को जाने। जैसे अगर वह, सेलिना और उसका पति चुप रहें, तो ये सच्चाई कभी हुई ही न हो। क्रीफिया की नज़रों में सेलिना वही लड़की बनी रहे, जिसे उसने ठुकराया था और जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी। डोमिनिक ने सोचा, लेकिन वह कारोबार नहीं भूला। उसने मिसेस वॉल्सन की ओर देखा, मॉम, हम अभी रिडल परिवार को ये खबर बताने जा सकते हैं।
आखिरकार सलीना पहले से शादीशुदा थी। अगर वो उस समय भड़क गई तो रिडल परिवार बिल्कुल तैयार नहीं होगा और शायद उन्हें नुकसान उठाना पड़े। मिसेस वॉल्सन हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखें ठंडी थीं। थोड़ा और इंतजार करो, अभी सही समय नहीं है। एल्बर्टो स्वभाव से ही स्वार्थी और दूरदर्शिता से रहित था। भले ही उसे ये खबर पता चल गई हो, वह तुरंत अपने हाथों में मौजूद शेयर लिया को ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि ज्यादा संभावना है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर लिया और मौली के हाथों में मौजूद शेयर भी वापस लेने की कोशिश करेगा। सिर्फ तब जब सलीना उसे ऐसी स्थिति में धकेल देगी कि उसके पास जीवन का कोई रास्ता न बचे, तभी वह अपने सारे शेयर लिया को ट्रांसफर करेगा। और यही तो परिणाम था जिसका मिसेस वॉल्सन को सबसे ज्यादा इंतजार था। उसने डोमिनिक को घूरते हुए असंतुष्ट भाव से चेतावनी दी, डोमिनिक, याद रखना, तुम सलीना को पूरी तरह खो चुके हो। अगर तुम लिया को भी पकड़ नहीं पाए तो भविष्य में टैलन के हाथों हमारे परिवार के चारों सदस्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। सलीना के क्रीफिया छोड़ने के बाद डोमिनिक ऐसा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। लिया के साथ बर्ताव में वह अभी भी कोमल और ध्यान रखने वाला दिखता था, लेकिन एक मां होने के नाते मिसेस वॉल्सन साफ देख सकती थी कि वह मन से कहीं और खोया हुआ है। डोमिनिक का चेहरा अंधेरा पड़ गया और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते हुए बोला, मैं अस्पताल जाकर लिया से मिलने जा रहा हूँ। वह लिया के प्रति और भी अच्छा व्यवहार करना चाहता था। वह सलीना को साबित करना चाहता था कि उसने लिया को चुनकर कोई गलती नहीं की थी, हमेशा वही गलत थी। सलीना चाहती थी कि वह पछताए। बिल्कुल नहीं। डिनर करने के बाद सलीना ने बगीचे में खड़े होकर दूर से क्रू की शूटिंग की स्थिति पर नजर डाली और हैटी को कुछ निर्देश देने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। रात के 12 बजे किसी ने चुपचाप सलीना के कमरे का दरवाजा खोला। वह आदमी रात की परछाइयों में लिपटा हुआ बिस्तर तक पहुंचा। उसकी आंखें बर्फ जैसी जमी हुई थीं, लेकिन उनमें हल्की सी याद और मोहब्बत झलक रही थी जब वह सोई हुई लड़की के चेहरे पर टिकी। वह हल्का सा झुका, उसकी ठंडी रहस्यमयी सांसें उसके करीब आ गईं। उसकी पतली लाल होंठ उसके माथे पर टिके और उसने बेहद नरमी से कहा, गुड नाइट। सोती हुई सलीना को जैसे कोई सुकून भरी खुशबू महसूस हुई, उसकी तनी हुई भौहें ढीली हो गईं। वह करवट बदल गई और अनजाने में अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी बाहों को अपनी बाहों में भर लिया। ऑस्वाल्डो की आंखें गहरी हो गईं। उसकी लंबी मजबूत बाहें लड़की की पतली नाइटगाउन के पार उससे लिपटी हुई थीं। अंधेरे में उसकी सभी इंद्रियां 1000 गुना बढ़ गईं। उसका हाथ लड़की के नर्म जिस्म से लगा था और उसकी हल्की सी उंगली की हरकत उसे सबसे निषिद्ध जगह तक पहुंचा सकती थी। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखों में दबी हुई चाहत भड़क उठी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती दबा दिया। अगर उसने इस समय जबरदस्ती की होती तो सलीना भाग जाती। फिर शायद कभी उसे उसका मुस्कुराता चेहरा देखने या उससे सुलह करने का मौका न मिलता। ऑस्वाल्डो ने सलीना के नाजुक चेहरे को गहराई से देखा। उसकी नज़रें अंधेरी और अनकही थीं और उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसने अपने होंठ उसके कान के पास लाकर धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अगर सलीना जैसी मजबूत और शांत लड़की किसी आदमी से इस तरह चिपकती है, तो इसका मतलब है कि वह आदमी उसके लिए बेहद अहम है। ऑस्वाल्डो के दिल में हल्की सी उम्मीद थी। अगर उसने उसका नाम पुकारा होता तो वह खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की बात कह देता। वो उसे बता देता कि वो उससे कितना प्यार करता है। सलीना ने जैसे सुना, उसकी पलकों ने झपकी ली और उसने बुदबुदाया, स्टैनली। उस पल अंधेरा मानो उबल पड़ा, उसकी सांसें थम गईं। उसकी ठंडी आंखें बर्फ सी जम गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत, जिसने कभी उसका नाम लेने की कोशिश तक नहीं की, उसके दिल में किसी और आदमी को जगह देती है। और वह आदमी उसके दिल में उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है। ऑस्वाल्डो की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। वह सलीना का नाइटगाउन फाड़ने ही वाला था कि तभी अंधेरे में लिया की कांपती आवाज आई, मैडम, डर जाएंगी। सलीना की गर्दन तक बढ़ा हुआ उसका हाथ बीच में ही रुक गया।
उसकी आंखें जैसे पिंजरे की तरह सलीना पर जमी रहीं और उसके पूरे शरीर से ठंडी, डरावनी नफरत टपक रही थी। सोई हुई सलीना उसके जिस्म की ठंडक से कांप गई और उसकी पलकें कांपी, जैसे वह उठने वाली हो। ऑस्वाल्डो ने उसकी भौहों पर चिंता की झलक देखी और उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखों का खुमार धीमा पड़ा और वह बिना हिले सलीना को घूरता रहा। कमरे में सन्नाटा दबाव बनाकर हवा को भी रोक रहा था। सलीना के उठने से ठीक पहले ऑस्वाल्डो ने आखिरकार हरकत की। उसने झुककर उसके बालों को चूमा और बच्चे की तरह शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, डरना मत। उस नरमी में गहरी मोहब्बत भी छिपी थी। शायद वही मोहब्बत थी जिसने सलीना की बेचैनी फिर से शांत कर दी। उसने उसकी बाहों को और कसकर थाम लिया, उसके हाथ पर सिर रखकर जल्दी फिर से नींद में डूब गई। ऑस्वाल्डो बिना हिले डुले उसे देखता रहा। वो उसी हाल में बैठा रहा, उसकी आंखें ठंडी और पागलपन भरी मोहब्बत से भरी हुई थीं। सलीना आखिरकार गहरी नींद में चली गई। ऑस्वाल्डो ने धीरे धीरे अपनी बांह बाहर निकाली, आखिरी बार उसे गहराई से देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। खिड़की से हवा का झोंका आया, पर्दों को हिलाता हुआ। अंधेरे में सब कुछ फिर से शांत हो गया। ... अगली सुबह जब सलीना उठी तो उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। खासकर जब वह नीचे आई और मेज पर ऑस्वाल्डो को नहीं देखा तो उसके दिल में खालीपन और बढ़ गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए मेज पर बैठ गई। नौकर चाकर, जो हमेशा चहल पहल करते थे, किसी वजह से आज असामान्य रूप से चुप थे। यहाँ तक कि बटलर, जो रोज सुबह हॉल में दिखाई देता था, वह भी नजर नहीं आया। हर जगह बदलाव साफ झलक रहा था। सलीना ने अपनी उंगलियां माथे पर दबाईं और फिर लेया की ओर देखा, जो उसे उदासी से घूर रही थी। कुछ पल झिझकने के बाद उसने पूछा, तुम्हारे यंग मास्टर आज सुबह वापस नहीं आए? कल ऑस्वाल्डो ने खुद उसे कॉल करके कहा था कि वह आज सुबह वापस आएगा। वो कभी उससे झूठ नहीं बोलता था। उसे यकीन था कि जब वह नीचे आएगी तो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे पाएगी। वह तो यहाँ तक तैयार थी कि मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहेगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने ऑस्वाल्डो को देखा ही नहीं। उसका कोई कॉल भी नहीं आया। इससे सलीना बेहद उदास हो गई और उसका नाश्ता करने का मन भी नहीं रहा। लेया ने भौहें चढ़ाईं और हिचकिचाते हुए बोली, यंग मास्टर। लेया ने कुछ कहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। सलीना ने भान उठाकर उसकी ओर देखा। व्हाट? लेया पीछे हट गई और तीखे इल्जाम भरी नजरों से देखते हुए बोली, आपको जानना है कि यंग मास्टर कहाँ गए हैं, तो क्यों ना आप खुद यंग मास्टर को कॉल कर लें। सलीना हैरान रह गई। लेया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह स्कम हो और बुदबुदाई, कोई बड़ी बात नहीं, यंग मास्टर शायद आपको शादी नहीं करने देना चाहते, लेकिन आपने कभी उन्हें कॉल करने की जहमत नहीं उठाई। कल सुबह यंग मास्टर ने आपको कॉल किया था और कहा था कि वो आज सुबह लौटेंगे और आपको उनका इंतजार करना है। लेकिन अब तक नहीं लौटे, जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, जैसे कि अपनी पत्नी द्वारा ककोल्ड होना। वो इतना बेरहम नहीं हो सकते कि सिर्फ सलीना को सबक सिखाने के लिए ऐसा करें। अपनी भावनाओं को काबू में न रख पाने की वजह से किले में रहना सलीना को चोट पहुंचा सकता था या कुछ दिखा सकता था। ऑस्वाल्डो सिर्फ गुस्से और बेचैनी में वहां से चला गया। पिछली रात की वह हालत ने किले के हर इंसान को खामोश कर दिया था। ऑस्वाल्डो जानबूझकर जल्दी लौटे थे ताकि सलीना को सरप्राइज दे सके, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं मिला। उसकी पत्नी ने उनकी आंखों के सामने नींद में ही उन्हें ककोल्ड कर दिया था। कोई भी आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ऑस्वाल्डो जैसे सनकी और अंधेरे दिमाग वाले आदमी की बात ही अलग है। बटलर को डर था कि कहीं ऑस्वाल्डो गुस्से में कुछ खतरनाक न कर दे, इसलिए उसने उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए किसी को भेजा। पूरी रात किसी ने चैन से नहीं सोया, सिवाय सलीना के। सलीना ने लेया की बड़बड़ाहट सुनी और उसका माथा और सिकुड़ गया। उसने इसे उनके बीच के झगड़े की तरह नहीं लिया, बल्कि चिंता की कि कहीं ऑस्वाल्डो किसी मुसीबत में न फंस गए हों। वो कभी भी किसी वादे को नहीं तोड़ते,
लेकिन उन्होंने कहा था कि वो लौटेंगे, फिर भी न लौटे और न ही किसी को सलीना को बताने के लिए कहा। लेआ के फ़ोन पर कल रात आई उस कॉल को याद करके सलीना की सांस भारी हो गई। उसने हाथ का चम्मच गिरा दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। लेआ उसके पीछे पीछे दौड़ी। हालांकि मैडम ने यंग मास्टर को नाराज कर दिया था, लेकिन अगर वो उन्हें मनाने की कोशिश करे तो शायद यंग मास्टर लौट आएं। सलीना अपने कमरे में लौटी, टेबल से मोबाइल उठाया और ऑस्वाल्डो का नंबर डायल किया। कॉल तो लग गई, लेकिन कई बार बजने के बाद भी किसी ने उठाया नहीं। सलीना की भौं और कस गई और उसकी आंखों में हल्की चिढ़ की झलक दिखने लगी। उसने दूसरी बार कॉल की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। सलीना ने ऑस्वाल्डो के मोबाइल को एक खास अलर्ट टोन पर सेट किया और बाहर निकल पड़ी। लेआ हैरान रह गई कि ऑस्वाल्डो ने वाकई सलीना की कॉल नहीं उठाई, और जब उसने ऊपर देखा तो सलीना पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। लेआ घबराकर पीछे पीछे गई। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सलीना ने कार का दरवाज़ा खोला। मिस्टर जॉर्डन को ढूंढने। अगर किले में किसी को ऑस्वाल्डो के बारे में पता नहीं है तो उसे लूक से पूछना होगा। मैं आपके साथ चलती हूँ मिस्टर जॉर्डन को ढूंढने। लेआ पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने सलीना के चिंतित चेहरे को देखा और सोचा कि यह उनके रिश्ते को और मजबूत करने का अच्छा मौका है। लेआ ने अपना फ़ोन निकाला और लूक को मैसेज भेजा, पूरी घटना बताई और यह भी कि सलीना ने कार इतनी तेज चलाई जैसे हवाई जहाज उड़ रहा हो और वह 10 मिनट में ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे होगी। मैसेज टाइप करके लेआ कुर्सी पर धम्म से टिक गई और बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर तेजी से भागते नज़ारे देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सलीना, जो बाहर से इतनी नर्म और नाजुक दिखती है, गाड़ी चलाने में इतनी पागल हो सकती है। ओलंपस ग्रुप। लूक ने मैसेज देखा और हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए बोला, स्टैनली। उसकी आंखों में सोच की एक परत उतर आई। वह पक्का जानता था कि पिछले 10 सालों में सलीना की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था। तो यह स्टैनली अचानक कहाँ से आ गया, जिसने एक जोड़े के बीच फूट डाल दी? लूक हल्का मुस्कुराया। अब सलीना को संभालने का वक्त था। हमेशा यह नहीं हो सकता कि ऑस्वाल्डो ही सब कुछ देता रहे और वो बस चुपचाप पीछे हटती रहे। ये सोचते हुए लूक ने कार की चाबियां उठाईं, ऑफिस से बाहर निकला और बाहर इंतजार कर रही सेक्रेटरी से कहा, आज मैं ऑफिस नहीं लौटूंगा। आखिर सलीना को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है और यहाँ रुकना उसके लिए खतरा हो सकता था। अगर कहीं कोई गलती हो गई, वो अगर चला जाए तो शायद उसका असर उल्टा पड़े और काम बन जाए। यस मिस्टर जॉर्डन। जैसे ही लूक निकला, सलीना की कार ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और सीधा ऊपर लूक को ढूंढने चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी सेक्रेटरी सलीना को आते देख एक पल के लिए जमी रह गई, क्योंकि उसके चारों ओर ठंडी सी आभा थी। लेडी सलीना, मिस्टर जॉर्डन कंपनी में नहीं है। सलीना दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। उसने हल्का सा सिर मुड़कर देखा। कहाँ गए हैं? सेक्रेटरी उसकी आंखों से टकराकर घबरा गई। मिस्टर जॉर्डन ने नहीं बताया, वो बस बहुत बेचैन लग रहे थे। बस इतना कहा था कि वो आज ऑफिस वापस नहीं आएंगे। सलीना ने आंखें नीची कर लीं। कुछ पल बाद उसने बैग से मोबाइल निकाला और ऑस्वाल्डो का नंबर दोबारा डायल किया। फिर भी कोई जवाब नहीं। उसने लूक को कॉल किया, लेकिन वह भी नहीं मिला। सलीना ने होंठ दबाए और नीचे उतर गई। लेआ ने उसके ठंडे चेहरे को देखा, समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या डर जाए। उसने याद दिलाया, मैडम, आपका लेसन का टाइम हो गया है। सलीना के कदम हल्के से रुके और उसने सिर घुमाकर लेआ को देखा। लेआ की आंखें फैल गईं और उसका दिल कांप गया। क्या सलीना ने कुछ देख लिया? लेआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सलीना ने पूछा, मिस्टर जॉर्डन के अलावा यंग मास्टर और किन लोगों से अक्सर मिलते जुलते हैं, या किन जगहों पर जाते हैं? तभी सलीना को एहसास हुआ कि उसे वाकई ऑस्वाल्डो के रिश्तों या दोस्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
मुसीबत आने पर यह कितनी हैरानी की बात थी कि उसे समझ नहीं आया कि सलाह किससे ले। लेया ने सिर हिलाया, मैं तो हाल ही में आपके साथ ही रहती हूँ। मतलब, उसे भी कुछ पता नहीं। सलीना ने निगाहें हटा ली और आगे बढ़ गई, ये सोचकर कि कहीं ओस्वाल्डो बड़ी गलती न कर बैठे और उसका बुरा अंजाम न हो। ले ने कहा, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर बहुत मजबूत हैं, मैंने उन्हें कभी घायल होते नहीं देखा। सलीना गाड़ी चलाकर स्कूल पहुंची। सुंदर चेहरे के साथ वह बैग लेकर कैंपस में दाखिल हुई। गेट पर इंतजार कर रहे छात्रों का एक झुंड गॉडेस ऑफ स्कूल को देखते ही चौंक गया। सलीना को क्या हुआ? काफी उदास लग रही है। कहीं उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हुआ? एक लड़के ने अंदाजा लगाया, मेरी बहन का भी एक बार अपने पति से झगड़ा हुआ था, तब उसका चेहरा भी ऐसा ही था। सलीना ने ये शब्द सुने तो उसने सिर उठाया और उसकी आंखें सीधा उस लड़के पर टिक गईं जिसने ये कहा था। वो लड़का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि सलीना उसकी ओर देखेगी, उसका चेहरा लाल पड़ गया। सलीना उसकी तरफ बढ़ी। सभी की हैरान निगाहों के बीच सलीना उस मेल स्टूडेंट के पास पहुंची और भारी आवाज में बोली, मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वो लड़का सन रह गया। सलीना ने होंठ भींचे, मैं बस परेशान हूँ क्योंकि इस समय वो मिल नहीं रहे। ये कहकर वो मुड़ी और वहां से चली गई। पूरी सुबह सलीना चाहे जो भी करती, उसका ध्यान भटका हुआ था। वह बार बार नीचे अपने फोन की ओर देखती, लेकिन कई घंटों से न तो लूक और न ही ओस्वाल्डो ने कॉल किया। दोपहर में लेया उसे लेने आई और सलीना का चेहरा गौर से देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, मैडम, हम दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? सलीना ने सिर उठाकर कहा, रिडल ग्रुप। लेया को याद आया कि पहले सलीना ने कहा था कि उसे रिडल ग्रुप की ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जब उसका मूड खराब होता है तो उसे दूसरी तरफ को सताने में कोई ऐतराज नहीं। और अभी साफ दिख रहा था कि सलीना का मूड खराब था। लेया ने जरा भी तसल्ली या मजा लेने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप गाड़ी चलाने लगी और अपनी मौजूदगी कम कर दी। उसे डर था कि कहीं सलीना उसकी असलियत न भांप ले, वरना उसकी शामत आ जाएगी। गाड़ी वापस किले में पहुंची, लेकिन बटलर अभी तक नहीं लौटा था। सलीना अकेली ही खाने बैठी। उसने कुछ देर खाली टेबल को घूरा, फिर उंगलियों से माथे को दबाया और बैठ गई। लेकिन साफ था कि सलीना का खाने का मन नहीं था। उसने मुश्किल से 1-2 निवाले खाए और फोक छोड़ दिया। नींद भी नहीं की और सीधे कहा, रिडल ग्रुप चलो। लेया ने उसका चेहरा देखा और बिना एक शब्द कहे तुरंत कार निकाल ली। आधा घंटा बाद कार रिडल ग्रुप की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। शायद इसलिए कि सलीना ने पहले ही रिडल ग्रुप के लोगों पर गहरी छाप छोड़ दी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सबने उसकी मौजूदगी नोटिस कर ली। नई रिसेप्शनिस्ट ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई, मिस आप आ गईं। सलीना ने हल्की निगाह डाली और पूछा, मिस्टर रिडल कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट सन रह गई और बोली, इमरजेंसी मीटिंग है मिस्टर रिडल, मीटिंग में बिजी हैं। कह रही थी कि मीटिंग में बिजी हैं, लेकिन हकीकत तो यही थी कि सलीना की वजह से डरकर उन्होंने मीटिंग का टाइम डिनर के वक्त रखा था, है ना? सलीना ने ठंडी मुस्कान दी। आखिर नव्या को कभी अल्बर्टो में क्या दिखा था? मुझे वहां ले चलो। कल की रिसेप्शनिस्ट का हाल सबने देखा था, इसलिए कंपनी में किसी ने भी सलीना के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, चाहे अल्बर्टो ने कुछ भी आदेश दिए हों। उस वक्त नाम लेकर बुलाए गए रिसेप्शनिस्ट ने डरते डरते सलीना को मीटिंग रूम की ओर ले जाया। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने का मौका देती उससे पहले ही लेया ने बेहिचक उसे धक्का देकर खोल दिया। मीटिंग रूम में एक पल को सन्नाटा छा गया। सभी नजरें पल भर को उनकी ओर उठीं, फिर खिंच गईं। टेबल के सिरहाने बैठे अल्बर्टो का चेहरा नाखुश हो उठा। सलीना अंदर चली आई और लेया ने उसके लिए कुर्सी खींच दी। सलीना किनारे बैठी, पैर पर पैर रखकर। उसने अल्बर्टो को देखा। कंपनी का साफ नियम है कि सभी शेयरहोल्डर्स को हर मीटिंग की सूचना दी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये फिर से हो।
एल्बर्टो कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये कैसी बदतमीजी है तुम्हारी। सलीना ने माथे पर हाथ रखा और ठंडी मुस्कान दी। लगता है आप सच में बूढ़े हो गए हैं और आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा कोई ऐसा पिता है। एल्बर्टो का चेहरा मरोड़ गया। वह टेबल पर हाथ पटककर गुस्सा करने ही वाला था कि सलीना की ठंडी आंखें उस पर पड़ी और वह कांप गया। अब और टेबल पटकने की हिम्मत नहीं हुई। सलीना ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पलकों को झुकाते हुए पूछा, सब लोग आ गए हैं। मीटिंग रूम में लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि जवाब दे या नहीं, क्योंकि बाप बेटी के इस टकराव में कोई फंसना नहीं चाहता था। एल्बर्टो ने गुस्से से उसे घूरा, यह एक इंटरनल मीटिंग है, शेयरहोल्डर्स को बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी बाहर जाओ। सलीना ने आह भरी और एल्बर्टो को ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रही हो। मिस्टर रिडल, आपको याददाश्त की बड़ी दिक्कत है। इतने साल उस कुर्सी पर बैठे बैठे आपको भूल गया है कि इस कंपनी का मालिक कौन है। उसकी ठंडी नजरें पूरे हॉल में घूमी। चलो सब बताओ, रिडल ग्रुप का सरनेम क्या है? इसे सबसे पहले किसने शुरू किया? किसने इसे इतना बड़ा बनाया? इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? पूरा कमरा खामोश हो गया। सलीना ने ठंडी हंसी छोड़ी, क्या सब गूंगे हो गए हो? बोल नहीं सकते। रिडल में जो शेयरहोल्डर हमेशा आकर दिखाते थे, वो भी इस 19 साल की लड़की के सामने एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। सलीना ने एल्बर्टो को घूरते हुए कहा, मेरी माँ ने रिडल को इतना शानदार बनाया और तुम्हारे हाथों में आने के बाद तुमने क्या किया है? एल्बर्टो, बताओ, इतने सालों में दूसरों को दबाकर अपने लिए दौलत बनाने के अलावा और कौन सा योगदान दिया है तुमने रिडल को? एल्बर्टो का चेहरा सफेद पड़ गया। वह खड़ा हुआ और सलीना की ओर इशारा करके बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आज ही तुम्हें पता चला कि मेरी हिम्मत बहुत है? सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ लेया द्वारा दिए गए बिजनेस प्लान को टेबल पर दे मारा और पल भर में एल्बर्टो की अकड़ तोड़ दी। एल्बर्टो, तुम खुद को देखो तो सही, तुम हो क्या? जब मेरी माँ जिंदा थी, तुमने नकली भलमन साहब दिखाकर सबको बेवकूफ़ बनाया। लेकिन जैसे ही वो गईं, तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर तुम अपनी मिस्ट्रेस और नाजायज़ बेटी को घर ले आए और उन्हें मेरे सामने मेरी माँ का अपमान करने दिया, जिससे माँ गुस्से में अपनी जान हार गईं। तुमने उनकी बेटी को सताया, उनकी मेहनत और आत्मा को कुचला। औरत पर निर्भर होकर, नीच और स्वार्थी होकर भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हें इतनी बेहयाई कहाँ से मिलती है? इन सालों में क्या यही नहीं था कि मैं छोटी थी और मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए तुम इतना दबदबा दिखा सके? अब मैं यहाँ हूँ और आधिकारिक तौर पर तुम्हें बता रही हूँ कि रिडल मेरी माँ का था। रिडल परिवार की हर चीज़ मेरी है। तुम सिर्फ एक पाखंडी हो। सबके सामने पूछती हूँ, क्या कोई इस सच्चाई को झुठला सकता है? लेया ने सलीना को देखा, जो पहली बार खुलेआम गुस्से में थी, और वह दंग रह गई। ये सच में बड़ा धमाका था। सलीना हमेशा शालीन, आलसी और मुस्कुराती रहती थी। ये पहली बार था कि उसने अपना गुस्सा सबके सामने निकाला। लगता है ओस्वाल्डो की अचानक गायब हो जाने की घटना ने उस पर अप्रत्याशित असर डाला था। लेया को चिंता हुई कि अगर सलीना को पता चला कि उन्होंने मिलकर उसे धोखा दिया है, तो वह जरूर भड़क जाएगी। लेया सहम गई और चुपके से फ़ोन निकाल लिया। लेया ने चुपके से लुक को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने बताया कि आज सलीना कितनी गुस्से और ज़िद्दी हो रही है। फिर वह सलीना के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई, ताकि कहीं अपनी मालिकिन के मूडी स्वभाव से टकराकर मुसीबत में न पड़ जाए। एल्बर्टो को अपनी ही बेटी ने सबके सामने अपमानित कर दिया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्लारा, जो एल्बर्टो के पास खड़ी थी, इस नज़ारे को देखकर दबी आवाज़ में आह भरकर रह गई। जरा भी तुलना नहीं थी। एक तरफ नाजुक, खूबसूरत और शालीन सलीना और दूसरी तरफ कपटी और डरपोक एल्बर्टो। क्लारा को लगभग शक हुआ कि ये दोनों वाकई बाप बेटी हैं भी या नहीं।
एल्बर्टो जैसा आदमी कभी सलीना जैसी बेटी पैदा कर सकता है, लेकिन सलीना की मां लेडी नवेयर थीं। कहा जाता है कि रिडल परिवार की ये युवती, जो रूप और स्वभाव में अपनी मां की पूरी तरह छवि थी, वाकई कमाल की थी। तो फिर सवाल उठता है कि लेडी नवेयर जैसी ऊंचे खानदान की औरत, जिनका दिमाग भी तेज था, वो एल्बर्टो जैसे आदमी को पसंद कैसे कर बैठी। ये ख्याल क्लारा के दिमाग में आया, लेकिन सलीना से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने आगे सोचने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, इतना जरूर ठान लिया कि उसे सलीना के साथ मिलकर ही काम करना है, क्योंकि सलीना ने वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगी और वह अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। अगर वह उसके साथ बिना गलती किए चलती रही, तो उसे आखिर में वही मिलेगा जो वह चाहती है और वह सही सलामत बाहर निकल जाएगी। ऑफिस में बाकी सब लोग गर्दन झुकाए बैठे थे, ताकि कहीं बाप बेटी की इस लड़ाई की चपेट में न आ जाएं। स्वाभाविक था कि एल्बर्टो सलीना के सामने लेडी नवेयर को लेकर बहस करने की मूर्खता नहीं करेगा। क्रीफिया का हर कोई यह सच जानता था। मॉली और लिया की मौजूदगी में भी वह इस बात को नकार नहीं सकता था। चाहे जितना भी बेशर्म हो, एल्बर्टो ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि रिडल ग्रुप सिर्फ उसका है। इसलिए गुस्से से फट पड़ने की हालत में भी उसने सब सह लिया और कुर्सी पर बैठकर गुस्से में बोला, पिछले महीने की रिपोर्ट बताना जारी रखो। सलीना ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी चालबाजी पर ध्यान भी नहीं दिया और शांति से आंखें बंद कर ली, जैसे सचमुच रिपोर्ट सुनने आई हो। थोड़े सन्नाटे के बाद सबने रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। भले ही सलीना सही हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि एल्बर्टो अब भी चेयरमैन था और रिडल्स के ज्यादातर शेयर उसके पास थे। सलीना की आंखें आधी बंद थीं। जब सब विभाग अपनी रिपोर्ट खत्म कर चुके और एल्बर्टो अपनी तरफ से निष्कर्ष और आदेश देने लगा, सलीना ने आंखें खोलीं। उसकी काली आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। एक पल के लिए पूरा कमरा दबाव में आ गया। सब सीधा बैठ गए, मानो डर था कि सलीना कहीं फट न पड़े। एल्बर्टो ने सलीना के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की और लंबा भाषण देने लगा। सलीना ने लापरवाही से बीच में टोक दिया और व्यंग्य से बोली, चुप रहिए मिस्टर रिडल, जो बातें आप कह रहे हैं वो 2 साल पुरानी हो चुकी हैं। अब इन्हें लागू करना रिडल्स की मौत को और तेज कर देगा। एल्बर्टो का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से सलीना को घूरा, ये असंभव है। तुम तो 19 साल की लड़की हो, तुम्हें क्या पता। सलीना ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर रिडल्स के मार्केटिंग मैनेजर से ही पूछ लीजिए। एल्बर्टो ने तुरंत मार्केटिंग मैनेजर की तरफ चेतावनी भरी नजर फेंकी। मार्केटिंग मैनेजर डर के मारे कांप गया और गर्दन झुका ली, मानो कह रहा हो कि वो गायब हो जाए। बाकी मार्केटिंग टीम ने भी चुप्पी साध ली। वे खुलेआम एल्बर्टो का समर्थन करके अपनी नौकरियों को खतरे में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर एल्बर्टो की योजना लागू हुई तो रिडल्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सबकी प्रतिक्रिया देखकर पूरे कमरे को समझ आ गया, सलीना सच कह रही है। एल्बर्टो का चेहरा सफेद पड़ गया। सलीना ने निराशा से सिर हिलाया और बोली, मिस्टर रिडल, अगर आपको कंपनी संभालनी नहीं आती तो कोई बात नहीं। रिडल्स को मेरी मां ने मजबूत नींव दी थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल पहले से ही तय था। जब तक आप अंधे बनकर सब गड़बड़ नहीं करते, रिडल्स आगे बढ़ता रहता। लेकिन आप इतने मूर्ख थे कि मेरी मां का साथ देने वाले शेयरहोल्डर्स को निकाल बाहर कर दिया। प्रबंधन पूरी तरह टूट गया और रिडल्स औंधे मुंह गिरा, ओलिम्पस ग्रुप से बहुत पीछे छूट गया। आपको मेरी मां की ताकत और समझ का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से आप 10 साल से ज्यादा पुराने पैसे खा रहे हैं। किसी और कंपनी में होते तो कब का बाहर कर दिए जाते। एल्बर्टो का चेहरा बुरी तरह तड़क गया। वह सलीना को घूर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि पहले की वह चुपचाप और डरपोक लड़की अचानक इतनी मजबूत और नुकीली कैसे हो गई। सलीना उसकी नकली शक्ल और चालबाज चेहरे को देखकर ऊब गई और खड़ी होकर बाहर निकल गई। लिया तुरंत सलीना के पीछे चली गई। जैसे ही सलीना बाहर गई, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम ने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
सलीना कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली लेकिन तुरंत रिडल्स से नहीं गई। वह बाथरूम की ओर बढ़ी और कुछ देर इंतजार करने के बाद क्लारा धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखों में सलीना के लिए डर और इज्जत साफ झलक रही थी। मिस रिडल, आप मुझसे क्या चाहती हैं? सलीना ने उसकी ओर देखा और पूछा। रिडल्स की हाल की बड़ी योजना में क्या तुम भी हिस्सा चाहती हो? क्लारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना झिझके सच बताया। रिडल ग्रुप पर 2 बड़े पब्लिक ओपिनियन शॉक पड़ चुके हैं। उसकी साख पूरी तरह गिर चुकी है, कैपिटल चेन टूटी पड़ी है, अब कंपनी के पास सिर्फ एक खोल भर बचा है। भले ही एल्बर्टो दिमाग से कंगाल है, लेकिन उसके नीचे कुछ काबिल लोग हैं। उन्होंने एक नया गेम डेवलप किया है और रिडल्स का सारा पैसा उसमें झोंक दिया है ताकि कंपनी को मरने से बचा सकें। आपके आने से पहले तक वही प्लान डिस्कस हो रहा था। सलीना की आंखें गहरी हो गईं और होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। एक ऐसा प्लान जिसे रिडल्स अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा है, जाहिर है वो काफी कीमती होगा, है ना? क्लारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपका मतलब है? सलीना की आंखों में सब कुछ भेद लेने वाली ठंडी चमक थी। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान तैर गई। क्लारा, तुम मिस्टर रिडल की पर्सनल सेक्रेटरी हो। तुम्हारे लिए वो प्लान हासिल करना बहुत आसान है। क्या तुम सच में ये पैसा कमाना नहीं चाहोगी? क्लारा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो चाहती थी, लेकिन उसने अपनी उंगलियां कसकर मुट्ठी में भींच ली और मन दबाया। कंपनी के सीक्रेट चुराना कानून के खिलाफ है। पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। पैसा चाहिए था, लेकिन जेल नहीं। सलीना की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। उसने धीमे स्वर में मुस्कुराकर कहा, तुमने तो मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर कैसे कोई ऐसा काम कर सकती हो जो कानून के खिलाफ हो? ऐसे लापरवाह काम तो वही करता है जिसे कानून की अहमियत का अंदाजा ही न हो और जिसे सिर्फ पैसा दिखता हो। क्लारा की नज़रों के सामने, जो समझ नहीं पा रही थी कि वे डरी हुई हैं या उत्साहित, सलीना ने धीरे से कहा, मौली। क्लारा का शरीर कांप उठा। उसने सलीना की आंखों में देखा, जो हैरानी और अविश्वास से भरी थीं। तुम चाहती हो कि मैं ग्राफ्ट करूं? सलीना के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। अजीब है। उसने हल्की सी भौहें उठाई और क्लारा को ऊपर से नीचे तक नजर भरकर देखा, मानो तिरस्कार के साथ। क्या तुम्हारा पेशा ही ऐसी चालबाजियों के लिए मशहूर नहीं है? क्लारा ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं और मिस्टर रिडल की वो लवर्स, हम सब ग्राफ्ट करने में माहिर हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, तुम उस तरह की इंसान नहीं हो जो ऐसा काम करे। असल में वजह यही थी कि सलीना बहुत शरीफ, बेहद खूबसूरत और अमीर खानदान में पली बड़ी असली लेडी थी। क्लारा को हमेशा लगता था कि सलीना तो बस सामने से ताकत दिखाकर मौली और लिया को हराएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सलीना इतनी निर्दयी चाल भी चल सकती है। सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी, चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। मैं हमेशा बराबरी की बात करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला ईमानदार और साफ हो। क्या तुम्हें लगता है मौली और लियो उस तरह के सुलूक की हकदार हैं? मौली घमंडी और स्वार्थी थी, और लिया कपटी और जहरीली। चाहे वो नव्या हो जिसे उन्होंने मार दिया, या असली सलीना जिसे उन्होंने सताया, दोनों ही इस बात का सबूत थी कि उनके सामने निर्दयी होना ही सही रास्ता है। सलीना के अधीर हो जाने के डर से क्लारा ने धीरे धीरे कहा, जब तक जांच मुझ तक नहीं पहुंचती, मैं बिना शर्त तुम्हारे साथ सहयोग करूंगी। सलीना ने ठंडे स्वर में आश्वासन दिया, मुझे चाहिए कि तुम एल्बर्टो और लिया को संभालने में मेरी मदद करो। क्लारा ने राहत की सांस ही ली थी कि सलीना की नज़र हल्के से उसके पेट की तरफ गई। बिल्कुल, लेकिन अगर हालात बिगड़ने से पहले तुम्हारे पेट में बच्चा हो गया तो तुम्हारी सुरक्षा दुगनी हो जाएगी। क्लारा की निगाहें तेज हो गईं और उसने सिर हिलाया। मैं समझ गई। संदेह न उठे, इसलिए सौदा तय होने के बाद क्लारा जल्द ही वहां से चली गई। कुछ देर बाद सलीना भी बाहर निकली और बाहर पहरा दे रही लिया तुरंत उसके पास आई। मैडम, अब हम वापस चलें? सलीना ने सिर हिलाया।
लेया गाड़ी चलाते हुए सलीना को किले में वापस ले गई। ऑस्वाल्डो अब तक नहीं लौटे थे। सलीना बाग में बैठकर वीडियो के जरिए शूटिंग की प्रगति देख रही थी। हैटी ने जैसे ही उसकी मनोदशा पहचानी, ब्रेक का फायदा उठाकर दौड़कर पूछा, सलीना तुम्हें क्या हुआ? सलीना कहना चाहती थी कि सब ठीक है, लेकिन उसे याद आया कि हैटी राजधानी से थी। भले ही हैटी ऑस्वाल्डो को ज्यादा न जानती हो, लेकिन उससे जरूर ज्यादा जानती थी। सलीना ने पूछा, हैटी, क्या राजधानी में ऑस्वाल्डो को किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है? हैटी ने कुछ सोचा और सिर हिलाया। नहीं। सलीना की आंखों में कुछ चमका और उसने हल्का सा सिकोड़कर पूछा, क्यों? हैटी ने गंभीर स्वर में कहा, एंडरसन परिवार राजधानी के 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर है। ऑस्वाल्डो उसका उत्तराधिकारी है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ नाम का वारिस नहीं है, उसके पीछे बहुत ताकत है। यहाँ तक कि पूल परिवार का आदमी भी राजधानी में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सलीना को कुछ समझ में आया, लेकिन तुरंत उसने उस विचार को झटक दिया। ऑस्वाल्डो के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, न उसके लिए, न सलीना के लिए। उसने गहरी सांस ली और पूरे दिन से बेचैन दिल को शांति मिली। सलीना ने हैटी की तरफ मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद हैटी। हैटी ने राहत पाई और वापस शूटिंग में लग गई। शाम तक सलीना शूटिंग देखती रही। जब अंधेरा छा गया और टीम ने पैकअप किया, सलीना ने आसमान की काली ओर देखा और हॉल में चली गई। जैसे ही उसने चम्मच उठाई, लेया भागती हुई अंदर आई। मैडम, मिस्टर जॉर्डन लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि एक घटना हुई थी, लेकिन यंग मास्टर बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। सलीना ने चैन की सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ, अपने यंग मास्टर से कह देना कि अगर वे व्यस्त हैं तो जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या? सलीना ने थोड़ी रुककर शांति से कहा, मेरी गलती थी। मर्दों को अपना करियर पहले रखना चाहिए। राजधानी ऑस्वाल्डो का असली घर है, वो हमेशा यहाँ क्रीफिया में मेरे पास नहीं रह सकते। उस पल सलीना को एहसास हुआ क्रीफिया बस ऑस्वाल्डो के लिए अस्थायी ठिकाना था, उसका असली घर राजधानी थी। फिर भी इस दौरान उसने अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया। वे असली पति पत्नी तो नहीं थे। अगर वह न हो और सलीना परेशान होकर उसे ढूंढे, तो ये ऑस्वाल्डो के लिए बोझ ही होगा। उन्हें कह देना कि मैं ठीक हूँ और कोई जल्दी नहीं है। उन्हें राजधानी में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सोचकर सलीना ने जोड़ा, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी फ़ोन कर दिया करें। लेया ये सुनकर स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद वह भागकर बाहर गई और रोते रोते लूक को फ़ोन किया। लूक चुप रहा। लेया बोली, सुबह तो सब अलग लग रहा था, शाम तक कैसे बदल गया? लेकिन लूक के पास कहने को कुछ नहीं था। जब तक ऑस्वाल्डो खुद अपनी मोहब्बत साफ नहीं जताता, सलीना को कोई मजबूर नहीं कर सकता। फोन काटकर लूक चुप हो गया। लेया कुछ देर परेशान रही, फिर भी उसने तय किया कि अपने यंग मास्टर के लिए कुछ अच्छा कहेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय हॉल के अंदर सलीना ने दिन भर कुछ खास नहीं खाया था, लेकिन अब भूख बेहतर थी। वह सूप पी ही रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये खास बीप थी। उस पर लिखा था हस्बैंड। सलीना कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान आई और उसने फोन उठाया। फोन जुड़ा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सलीना को फिर भी यकीन था कि दूसरी तरफ सिर्फ ऑस्वाल्डो ही है। उसे उसकी सांसों में एक अनजाना भारीपन महसूस हुआ, जैसा पहले कभी नहीं किया था। सलीना ने सीधा पूछा, क्या हुआ? कुछ पल बाद ऑस्वाल्डो की आवाज आई, भावनाओं से खाली। मैं आज रात लौट आऊंगा। और फिर कॉल कट गया। सलीना ने मोबाइल की तरफ देखा और चुपचाप रह गई। तभी लेया दरवाजे से दौड़ती हुई आई और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे फोन स्क्रीन देखती हुई पाई। उसने अनायास ही आवाज धीमी कर ली। मैडम, आपको क्या हुआ? सलीना ने हल्के से भौं उठाई। यंग मास्टर आज रात लौटेंगे, किचन से कहो अच्छा खाना तैयार करें।
लेया ने सलीना के भावों को गौर से देखा और उसके सामने बैठकर उसका चेहरा थाम लिया। मैडम, क्या यंग मास्टर ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? सलीना ने सिर हिलाया। नहीं, ऑस्वाल्डो ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। वो बस सोच रही थी कि ऑस्वाल्डो का यह अजीब बर्ताव आखिर किस लिए है, और अब लग रहा था कि इसका रिश्ता उससे ही जुड़ा हुआ है। लेया ने अपने गाल फुलाकर उसे देखा, आंखों में हल्का सा आरोप था। सलीना ने उसके चेहरे की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए नरमी से पूछा, लेया, तुम्हें पता है क्यों? लेया ने घबराकर मुंह ढक लिया, कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सलीना की त्योरियां देख यह मौका समझ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और धीमे स्वर में शिकायत की, यंग मास्टर आपके लिए इतने अच्छे हैं, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकती। सलीना चौंक गई। क्या उसने ऑस्वाल्डो को धोखा दिया? क्या इसी वजह से वह नाराज होकर नहीं लौटे? लेकिन सलीना ने इनकार करना चाहा, पर फिर सोचा अगर ऑस्वाल्डो और लेया दोनों ऐसा कह रहे हैं, तो शायद उसने अनजाने में कुछ किया हो। और वही हालात हो सकते थे, जब वह खुद भी होश में न रही हो। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मैंने नींद में कुछ कहा? लेया ने घबराकर सिर हिलाया। आपने यंग मास्टर का हाथ पकड़े हुए किसी और आदमी का नाम लिया। यंग मास्टर बहुत नाराज हो गए। भले ही शादी नकली थी, लेकिन कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी किसी और का नाम ले। सलीना समझ गई कि ऑस्वाल्डो ने वहीं गुस्सा न दिखाकर पहले ही रहम किया था। उसने चम्मच नीचे रख दी और लेया के बाल सहलाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑस्वाल्डो को धोखा कभी नहीं दूंगी। लेया ने पलकें झपकाईं। सलीना उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, सबको सोने भेज दो, मैं आज रात उनका इंतजार करूंगी। लेया पहले तो हैरान हुई, फिर समझ गई कि यह गलतफहमी दूर करने और दोनों को करीब लाने का बढ़िया मौका है। वो ऊपर नीचे दौड़कर सबको सुलाने लगी। फिर उसने एक कोट लाकर सलीना के कंधों पर डाला और कहा, मैडम, मैं ऊपर ही हूँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। सलीना ने उसकी राहत भरी शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। सो जाओ। जल्द ही पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रहकर सलीना अंदर आई और सोफे पर बैठकर किताब पलटने लगी। रात गहरी थी, ध्यान बटा बटा सा रहा और वह सोफे पर ही सो गई। अंधेरी रात में काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी अंदर आया। उसकी नज़र सीधे उस पर गई। सलीना अकेली सोफे पर झुकी हुई सो रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा और गुस्सा भर आया। उसे इतनी नाराजगी थी कि वह सलीना तक को नहीं छोड़ पा रहा था, और ऊपर से ये नौकर लोग उसे यूं ही अकेला छोड़ गए थे। ऑस्वाल्डो आगे बढ़ा। उसकी काली आंखें सलीना पर टिकी रहीं, चेहरा ठंडा और भावहीन। सलीना सोफे पर दुबकी हुई थी, हाथ में किताब गिरी हुई, भौहें नींद में भी सिकुड़ी हुईं। ऑस्वाल्डो ने झुककर उसे अपनी बाहों में लिया और ठंडी उंगलियां उसके माथे पर फेर दीं। सलीना गहरी नींद में नहीं थी। जैसे ही ऑस्वाल्डो पास आए, वह तुरंत जाग गई। आंखें खोलते ही जिस इंसान को देखने की चाह थी, वही सामने था। उसकी आंखों में चमक आई और होठों से हल्की सी खुशी फूटी। तुम लौट आए। उसकी आंखों में वह खुशी देखकर ऑस्वाल्डो का दिल भी पिघलने लगा। तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोईं? उसकी भारी आवाज में हल्की झिड़की थी, लेकिन अगले ही पल ठंडी होकर गरजी। कहीं उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? सलीना पूरी तरह होश में आ गई और मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं ही जिद करके तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ऑस्वाल्डो की आंखों में हल्की चमक आई। तुम जानबूझकर यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? सलीना ने सिर हिलाया और उसका हाथ थामते हुए आंखों में झांका। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसी स्त्री के सामने ऑस्वाल्डो भला कैसे सख्त रह पाता? उसका दिल नर्म पड़ गया, जैसे तारों को तोड़कर उसे दे सकता हो। उसका चेहरा भी नर्म हुआ। उसने सलीना को गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसे कसकर थामे उसकी आंखों में देखते हुए छेड़ते अंदाज में कहा, क्या कहना चाहती हो? शायद रात का सन्नाटा था या फिर सामने बैठे आदमी की नरमी। सलीना को एहसास ही नहीं हुआ कि वे कितने करीब बैठे हैं। उसने भौहें सिकोड़कर सोचते हुए कहा,
तुमसे पहले मैंने कभी किसी को पसंद किया, कभी प्यार किया, कभी शादी की। कुछ भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि क्रीफिया की सेलिना और डोमिनिक ने तो ये सब किया था। ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। अगर ऑस्वाल्डो मान भी लेता तो यह मानना होता कि वह असली सेलिना नहीं है। ऑस्वाल्डो ने उसके शब्दों की तलाश को पढ़ लिया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, होंठों पर मुस्कान खेल गई। मतलब तुम्हारे लिए मैं पहला हूँ, है न? सेलिना की आंखें चमक उठीं। उसे सबसे सही जवाब मिल गया था। खुश होकर उसने उसका चेहरा छूते हुए कहा, हाँ, तुम ही पहले हो। पहले आदमी जिसने उससे शादी की, पहले आदमी जिसे उसका पति कहा गया, पहले आदमी जिसने उसे कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा दिया। और यही पहला सब कुछ बदल देता था। ऑस्वाल्डो ने गहराई से उसे देखा, उसकी आंखों में नरमी छलक पड़ी। उसने उसकी गालों को छूते हुए कहा, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, सही? सेलिना ने जवाब दिया, हाँ। अब तक वह सिर्फ शादीशुदा थी। भविष्य में वह किसी और मर्द से प्यार करेगी और शादी करेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल था। लेकिन जब तक उसके पास द वाइफ ऑफ ऑस्वाल्डो की पहचान थी, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। शादी का असली मतलब जिम्मेदारी और वफादारी होता है। भले ही उनकी शादी किसी कारणवश हुई थी, लेकिन उसका अपमान नहीं किया जा सकता। उसी पल ऑस्वाल्डो का उदासी भरा चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी और भारी आवाज में बोला, तुम मेरे लिए अनोखी हो। वो उसकी पत्नी थी। वो वही औरत थी जो उसे पसंद थी। वो वही औरत थी जिसे वह तुरंत अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। वो लड़की जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी दिल से संभालना चाहता था, कभी बिगाड़ना, कभी दुलारना चाहता था। सेलिना को अचानक अपने पैरों में कमजोरी सी महसूस हुई। उसकी पलकें झपकी और उसे सुकून और खुशी मिली कि गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई। मेरे साथ इतना अच्छा होने के लिए धन्यवाद। सेलिना ने आभारी नजरों से ऑस्वाल्डो के चेहरे की तरफ देखा। भविष्य में मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। भले ही वह अंत में क्रीफिया छोड़ दे, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगी कि उसकी जिंदगी के सबसे अकेले, कमजोर और टूटे हुए पलों में एक आदमी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और बिना किसी शर्त के उसे संभाला। ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में साफ झलकते दुख को देखा और उसकी पकड़ कस गई। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी रीढ़ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसे सहलाया। सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने स्टैनली के बारे में पूछने की जरूरत नहीं समझी। जब तक वह उसका पति या उसका चाहा हुआ आदमी नहीं था, तब तक फर्क नहीं पड़ता था। अगर सेलिना ने उसे पहले जाना भी होता और उससे कोई लगाव होता, तो भी क्या? अब वो उसकी पत्नी थी, उसकी औरत थी। जिस पल उस आदमी ने सेलिना को खोकर क्रीफिया तक भटकने दिया और उसे ऑस्वाल्डो की नज़रों और दिल में जगह मिल गई, उसी पल से उसका हक खत्म हो गया। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, ऑस्वाल्डो उसे बचाएगा। उसकी पूरी जिंदगी में वह सिर्फ उसकी पत्नी रहेगी। किसी अनदेखे कोण से उसके चेहरे पर पागलपन और विकृति साफ झलक रही थी। सेलिना को बस उसकी बाहों में गर्माहट और सुरक्षा महसूस हुई। पिछले लगभग 20 सालों में उसने कभी खुद को इतना हल्का महसूस नहीं किया था। उसकी धीमी फुसफुसाहट में वह आंखें बंद कर गई, होठों पर अनजानी मुस्कान आई और धीरे धीरे नींद में खो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह लेआ नीचे आई। उसका दिल अभी भी बेचैन था। आखिरकार उसका यंग मास्टर आसानी से गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो सबकी जान मुश्किल में पड़ जाती थी। पिछली रात उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ही ऑस्वाल्डो को रोकने की कोशिश की थी। लेआ सीढ़ियों के पीछे छुपी थी, बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमा रही थी। सेलिना या ऑस्वाल्डो को ढूंढ रही थी ताकि पता चल सके आज दोनों का मूड कैसा है। लेकिन पीछे से सेलिना की आवाज आई, लेआ। लेआ ने सिर घुमाया तो देखा कि सेलिना उसके पीछे खड़ी थी, चमकती हुई, चेहरे पर मुस्कान और पूरे अंदाज में गरिमा लिए हुए, और वह अच्छे मूड में थी। लेआ ने भारी सांस छोड़ी। हैरानी की बात थी कि यंग मास्टर को सच में सेलिना ने अच्छे मूड में कर दिया था। अगर ऑस्वाल्डो की मां को ये पता चलता तो वह बहुत खुश होती। जब लेआ को यकीन हो गया कि यंग कपल का झगड़ा नहीं हुआ,
तो वह खुशी से दौड़कर आई। मैडम, क्या हुआ? सलीना मुस्कुराई। चलो नाश्ता कर लो, फिर हम स्कूल चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में कोई बोझ नहीं था, वह बस आने वाले एग्जाम्स पर ध्यान दे रही थी। लेया ने उसके पीछे झांका और जब ऑस्वाल्डो को नहीं देखा तो धीरे से पूछा, यंग मास्टर कहाँ हैं? सलीना के चेहरे की लाली सब बयां कर रही थी, सबको कह दो धीरे धीरे चले ताकि उनकी नींद न टूटे। कल रात ऑस्वाल्डो देर से वापस आया था और जब सलीना उसकी बाहों में सो गई तो उसने पूरी रात उसे अपनी बाहों में संभाले रखा। सलीना इतनी शर्मिंदा थी कि उसने सुबह सुबह ही लेया को सबको चुप रहने को कहने के लिए भेज दिया। ये कहकर सलीना नीचे चली गई, लेकिन लेया ने सलीना की बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सलीना के कमरे की ओर देखा। यंग मास्टर आखिरकार सफल हो गया। लेया चकराई हुई सी सलीना के पीछे पीछे नीचे गई। नाश्ते के बाद उसने उसे स्कूल छोड़ दिया। सलीना की मशहूर घटनाओं को देखते हुए हर सुबह क्रीफिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लोगों की भीड़ जमा होती थी, सिर्फ स्कूल गॉडेस की एक झलक पाने के लिए। नज़ारा किसी फिल्म स्टार के आने जैसा भव्य होता था। सुना है सलीना का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया। मुझे तो लगा बस बॉयफ्रेंड गायब था, ये कब झगड़े तक पहुंच गया? अगर झगड़ा नहीं होता तो वो उसे क्यों नहीं ढूंढ पाती? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि सलीना का बॉयफ्रेंड कौन है। वो इतनी खूबसूरत है, टॉपर है और मिस्टर जॉर्डन भी उसे बहुत मानते हैं, तो कितना अच्छा आदमी होगा जो उसके लायक है। इतनी बातें हो ही रही थीं कि सलीना मेन गेट से अंदर आती दिखी। आज उसने लंबा पीला ड्रेस पहना था, उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और कंधे पर बैग लटकाए वह चलते ही सबके दिल धड़क उठे। चारों ओर से सीटी और शोर गूंज उठा। लगता है दोनों का फिर से मेल हो गया। सलीना तो आज चमक रही है। क्या अब दोनों शादी करने वाले हैं? लड़के छाती पीटते हुए बोले, हमने पाप किया है, ऐसा पाप जो माफ नहीं हो सकता। लड़कियां घूरते हुए बोली, बिल्कुल, तुम लोगों ने गुनाह किया है। इतनी खूबसूरत स्कूल गॉडेस को किसी बाहर वाले के साथ जाने दिया, तुम्हारा गुनाह माफ नहीं। बेवकूफों की टोली, अकेले रहना ही तुम्हारी सजा है। लड़कों का दिल टूट गया। सलीना ने कैंपस का जीवंत माहौल देखा और उसका मूड और अच्छा हो गया। उसने सबको मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। एक पल की खामोशी के बाद जोरदार चीखें उठीं। कुछ निडर लड़कियां अपने दोस्तों को बुलाती हुई दौड़ पड़ीं। सलीना, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सलीना ने पलकें झपकाईं, लेकिन मैं तो कोई स्टार नहीं हूँ। आप स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लड़की की आंखें चमक रही थीं और उसकी बात शहद जैसी मीठी थी। जब आपका स्क्रिप्ट रिलीज होगा, आप सुपरहिट होंगी और तब आपका ऑटोग्राफ कलेक्शन आइटम बन जाएगा। सलीना ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने पेन लिया और नोटबुक पर सलीना रिडल लिख दिया। फिर से चारों तरफ से हैरानी की आवाजें उठीं। ये कैसी लिखावट है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या ही खूबसूरत हैंडराइटिंग है। वाओ, सलीना कमाल की है। सलीना ने कुछ लड़कियों के लिए ऑटोग्राफ दिए। लड़कों ने जब देखा कि वह इतनी प्यारी और नम्र है तो वे भी उसके पास आने लगे, लेकिन लड़कियों ने उन्हें गुस्से से भगा दिया। दूर हटो, सलीना की क्लास है, उसके पास तुम जैसे बदमाशों के लिए ऑटोग्राफ देने का वक्त नहीं है। भागो यहाँ से, बदतमीजो। सलीना का एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें शक से बचना नहीं आता क्या? लड़कों ने नाक रगड़ी और चुपचाप वहां से खिसक गए। सलीना ने उन छोटी छोटी लड़कियों को देखा और उसकी आंखों में हल्की सी ईर्ष्या झलक गई। इन धूप में जीने वाली, साफ सुथरी और जीवंत लड़कियों की तुलना में वो वाकई बहुत पुरानी सोच की जिंदगी जीती थी। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट बचे थे तो लड़कियों ने मोबाइल निकाले और सलीना के साथ फोटो लेने की इच्छा जताई। सलीना ने तुरंत हाँ कर दी और सबने उत्साह से तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा भरा हुआ था जब उसने देखा कि सलीना सबके बीच में
लड़कियों के साथ तस्वीरें खींचवा रही थी। क्या वो सच में सलीना थी? लड़की ने मुट्ठी कस ली, आंखों में चालाकी और नफरत झलक रही थी। क्राइस्ट 2 दिन क्रीफिया में रुका और आखिरकार जेल जाकर इज़ाबेल को लेकर आया। इज़ाबेल 20 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थी। उसका शरीर पहले से ही चोटों से भरा हुआ था। इस दौरान नफरत करने वाले परिवार के कई लोगों ने उसे पीटा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। क्राइस्ट को देखकर उसके राख जैसे चेहरे पर अचानक आंसू छलक पड़े। भाई, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गए। वह 20 साल से अंधेरी कोठरी में तड़प रही थी। अगर उसके पास अब भी वो कार्नेलियन न होती तो शायद वह समझ बैठती कि क्राइस्ट अब कभी उसे नहीं चाहेगा और न ही याद करेगा। इज़ाबेल रोते हुए हिचकियों में बोली, भाई, जेल के लोग सब मिलकर मुझे तंग करते हैं, मुझे पीटते हैं और मुझ पर खौलता पानी डालते हैं। ये कहते हुए उसने अपने घाव क्राइस्ट को दिखाए। उम्मीद थी कि वह उस पर तरस खाएगा। जेल में औरतें बहुत ही निर्दयी थीं। कुछ के पास जरा सी इंसानियत बची थी, लेकिन ज्यादातर इज़ाबेल से घृणा करती थीं। कुछ उसकी पुरानी शान से जलती भी थीं। वैसे भी वे पहले से ही कैदी थीं, तो क्राइस्ट चाहे जितना ताकतवर हो, उनका क्या बिगाड़ लेता। पिछले 20 दिनों में इज़ाबेल ने सचमुच महसूस किया कि दूसरों के पैरों तले कुचला जाना कैसा होता है। क्राइस्ट की छाया के बिना उसका मरना सिर्फ वक्त की बात थी। पहले अगर क्राइस्ट इतने दिन तक उसे लेने न आता तो इज़ाबेल सबसे पहले उसी को दोष देती। लेकिन अब वह डरती थी, डर कि कहीं क्राइस्ट सचमुच उसे छोड़ न दे। इसलिए उसने अपने दिल का गुस्सा दबा लिया और क्राइस्ट को देखते ही रोने लगी और अपनी गलतियां मानने लगी। क्राइस्ट की नज़रें सबसे पहले कार्नेलियन पर गईं। इज़ाबेल जानती थी कि यही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। इसलिए उसने इसे जेल में बहुत छुपा कर रखा था ताकि कोई और कैदी इसे छीन न ले। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, लेकिन ये पत्थर अब भी चमक रहा था। अब जब उसने क्राइस्ट की प्रतिक्रिया देखी तो इज़ाबेल की आंखों में नफरत और गहरी हो गई। वह उस कार्नेलियन से नफरत करने लगी जिसने उसे कभी इज्जत और शोहरत दी थी। वह क्राइस्ट के साथ 10 साल से ज्यादा रही थी, लेकिन एक बेजान चीज के आगे भी उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसे शक था कि अगर कभी उसने वो कार्नेलियन खो दिया तो क्राइस्ट उसे जरूर दोष देगा, शायद मार ही डालेगा। लेकिन चाहे वह कार्नेलियन से कितना भी नफरत करती, फिर भी क्राइस्ट के सामने उसने आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है, इसलिए चाहे मैं खुद तकलीफ सहूं, मैं इसे किसी और को छीनने नहीं दूंगी। क्राइस्ट ने उसकी पीली शक्ल पर ठंडी नजरों से देखा, क्या तुम्हें अपनी गलती दिख रही है? इज़ाबेल ने घबराकर सिर हिलाया, आंसू लगातार गिरते रहे। भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से मैं सुधर जाऊंगी और तुम्हारे नाम का डर दिखाकर कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं उस लड़की से माफी मांग लूंगी जो तुम्हें पसंद है। उसे बता दूंगी कि सारी गलती मेरी थी, मैं मरने लायक हूँ, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। क्राइस्ट ने देखा कि वह सच में डर गई है और थोड़ी सुधरी है, तो उसकी नज़रें थोड़ी नर्म पड़ीं। इज़ाबेल ने ये देखा तो उसके दिल में जैसे कांटे चुभने लगे, जलन से भरा हुआ दिल और भी तड़पने लगा। उसे शक था कि क्राइस्ट ने उसे इतने दिनों तक जेल में इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने सलीना को चोट पहुंचाई थी। भले ही क्राइस्ट को अभी यह न पता हो कि जिस औरत से वह प्यार करता है वह सलीना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने सलीना को हाथ लगाया, क्राइस्ट ने उसे इतनी बेरहमी से जेल में डलवा दिया और उसे दूसरों से पिटते हुए भी देखता रहा। ये सब सलीना के लिए था। इज़ाबेल का दिल सलीना के लिए और क्राइस्ट के लिए नफरत और जलन से भर गया। वो क्राइस्ट से भी नफरत करने लगी। वही आदमी जिसने कहा था कि वो पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा, वही उसे पुलिस के हवाले कर गया। लेकिन गुस्सा होते हुए भी इज़ाबेल ने इसे छिपाए रखा। उसने क्राइस्ट को बस बचपन की कुछ बातें याद दिलाईं ताकि उसका दिल पिघल सके। भाई, मैं सच में बदल जाऊंगी, अपनी आदतें सुधार लूंगी। जेल ने इज़ाबेल को सिखा दिया था कि असली बेरहमी क्या होती है। कॉलिंस परिवार को उससे कोई मतलब नहीं था, सब उसे तुच्छ समझते थे। सिर्फ क्राइस्ट ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अगर उसने भी उसे छोड़ दिया
तो उसका जीना मौत से भी बदतर होगा। ये देखते हुए कि इज़ाबेल सच में डरी हुई थी, क्राइस्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो, वापस चलो। ये सुनकर इज़ाबेल ने चैन की सांस ली और क्राइस्ट के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसे पता था कि बाहर आना ही काफ़ी है। अब उसके पास तरीका होगा, सूनर और लेटर, सेलिना को खत्म करने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बेहद सुलझे हुए थे। कुछ तस्वीरें लेने के बाद लड़कियां खुश चिड़ियों की तरह क्लास में लौट गईं। लोगों के जाने के बाद सेलिना ने दूर खड़े पेड़ की तरफ देखा। वहां अब कोई नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो गंदी नज़रें उसकी कल्पना नहीं थीं। उसकी यादों में सिर्फ एक ही इंसान था जो उसे ऐसा महसूस करा सकता था। सेलिना धूप में खड़ी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्की उदासी झलक रही थी। उसने बैग उठाया और क्लासरूम में चली गई। दोपहर को लेओ उसे खाने के लिए लेने आई। मैडम, क्या आप दोपहर की क्लास में भी जाएंगी? हाँ। सेलिना को कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे लेओ, क्या कैसल को बाहर वालों के लिए खोला जा सकता है? आखिरकार वो ऑस्वाल्डो की जगह थी और उसे पहले उसकी इजाज़त लेनी ही थी। लेओ इस सवाल से चौंक गई।